पिछले पार्ट में रोमन ने सिर्फ बाको परिवार को खत्म नहीं किया था, बल्कि पूरे उत्तर में डिमिट्री परिवार की ताकत का ऐलान कर दिया था। अब रोमन सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने ही परिवार में उत्तराधिकारी बनने की जंग लड़ने वाला था। और इसी बीच एक ऐसा मेहमान डिमिट्री टेरिटरी पहुंच चुका था जो पूरे महाद्वीप की सबसे ताकतवर रैंकिंग तय करता है। अब देखते हैं पार्ट 9 में रोमन अपनी अगली चाल कैसे चलता है। रोमन ने बड़ी विनम्रता से सिर्फ इतना कहा कि हाँ। फिर उसने हाँ को बुलाया और वहाँ से जाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद फ्लोरा हंसते हंसते अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी। दूसरी तरफ रोमन वहाँ से निकल चुका था। हाँ उसके पीछे आया और बोला कि अभी उन्हें पार्टी में भी जाना है, इसलिए कम से कम थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन रोमन ने शांत आवाज में कहा कि जो लोग माइना का मजाक उड़ाते हैं वो उसके साथ समय बिताने के लायक नहीं है। हाँ ने फिर पूछा कि आखिर वो कब तक खदानों में खुद काम करते रहेंगे। पिछले कई दिनों से वो लगभग वही रह रहे हैं। इस पर रोमन बोला कि डिमिट्री परिवार की असली नींव फौज है। पहले लोगों को अपना खून और पसीना बहाकर जमीन से खनिज निकालना पड़ता है, फिर उन्हें आग में गलाकर स्टील बनाया जाता है। इसी मेहनत पर डिमिट्री परिवार खड़ा हुआ है और अगर उसे अपने लोगों की जिंदगी समझनी है तो उसे भी वही जिंदगी जीनी होगी। हाँ की आंखें भर आई। उसने कहा कि यंग मास्टर सच में बहुत बदल गए हैं। अगर ऐसा है तो आज वो उनके लिए सबसे अच्छा सूप बनाएगा। इसके बाद सीन कैसल के अंदर बदलता है जहाँ सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। क्रीज नए लोगों की मदद कर रहा था क्योंकि अभी भी उनमें से ज्यादातर काफी अनाड़ी थे। लेकिन लॉरेंस युद्ध के बाद सभी का रोमन पर भरोसा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। क्रीज ने सबको मैनुअल्स भी बांटे थे और सभी को ऑरा जगाने और उसे आगे बढ़ाने की ट्रेनिंग दे रहा था। रोमन बोला कि ये सब सिर्फ ताकत की बुनियाद तैयार करने के लिए है, लेकिन अभी ये बिल्कुल काफी नहीं है क्योंकि उसे एक इंटेलिजेंस फोर्स भी बनानी होगी। समस्या ये थी कि उसके लिए बहुत सारे लोगों और बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी और फिलहाल उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने पूरे प्लान को खड़ा कर सके। तभी उसने क्रीज को बुलाकर पूछा कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है। क्रीज ने जवाब दिया कि सभी लोग बहुत जोश में हैं और काफी तेजी से सीख रहे हैं। रोमन ने बिना समय गवाए कहा कि अब वो उसे एक नई स्वॉर्ड टेक्निक सिखाएगा। ये सुनकर क्रीज की आंखें चमक उठी। रोमन बोला कि बाकी लोगों से अलग क्रीज हमेशा सबसे आगे खड़ा रहा है। अब समय आ गया है कि वो एक नई दुनिया में कदम रखे और नया ज्ञान सीखे। उस टेक्निक का नाम था सुम्ज। मुरीम वर्ल्ड में जिसने इस टेक्निक को बनाया था उसे माउंटेन ब्लेड के नाम से जाना जाता था और अब यही क्रीज का अगला कदम बनने वाला था। उसी रात सोशल गैदरिंग शुरू हुई। किसी ने घोषणा की कि रोमन डिमिट्री आने वाले हैं। वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ उत्सुक होकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। रोमन पूरे नोबल अंदाज में अंदर आया। उसे देखते ही कई लड़कियों के चेहरे लाल हो गए। अगले ही पल सब उसके चारों तरफ ऐसे इकट्ठा हो गयी जैसे शहद पर मधुमक्खियाँ टूट पड़ती हैं। एक लड़की ने शिकायत करते हुए पूछा कि सुबह वो उनसे बात किए बिना ही क्यों चले गए थे। रोमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि उस समय वो पूरा मिट्टी और धूल से भरा हुआ था, इसलिए पहले खुद को साफ करना जरूरी था। तभी वही उत्साहित लड़की फिर बोली कि अब उसे यकीन हो गया है कि सारी अफवाहें सच थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक हीरो नोबल खुद माइना के साथ काम करता है। फिर मुस्कुराकर उसने पूछा कि अगर उसकी जैसी लड़की रोमन की पत्नी बन जाए तो क्या सब कुछ बदल नहीं जाएगा। रोमन ने हल्का सा झुककर कहा कि वो उसकी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रही है। इसके बाद थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। कुछ समय बाद रोमन अकेला बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। तभी पीछे से किसी ने कहा कि आप तो बहुत अच्छे एक्टर निकले। रोमन ने पीछे मुड़कर देखा। सामने फ्लोरा खड़ी थी। उसने कहा कि ये सच में उम्मीद से बाहर था। उसे तो लगा था कि रोमन को लोगों के साथ रिश्ते बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रोमन ने जवाब दिया कि आम तौर पर ऐसा ही है, लेकिन आज की पार्टी उसके माता पिता ने रखी थी, इसलिए आज का मामला अलग था। फिर उसने कहा कि वैसे उनकी पहली मुलाकात भी काफी अनोखी रही थी। फ्लोरा मुस्कुराकर बोली कि इस बात से वो भी सहमत है। फिर उसने पूछा कि परिवार का अगला उत्तराधिकारी होकर भी रोमन खुद खदान में काम क्यों करता है। उसे वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं थी। रोमन ने उल्टा उससे पूछा कि उसके हिसाब से लॉरेंस परिवार आज जिस जगह पर पहुँचा है वहाँ कैसे पहुँचा। फ्लोरा कुछ पल के लिए चुप रह गई। तब रोमन ने कहा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लॉरेंस परिवार सिर्फ उपजाऊ जमीन की वजह से आगे बढ़ा, लेकिन असली वजह कुछ और थी। उनके पास अच्छी जमीन जरूर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी उनकी व्यापार करने की क्षमता थी। इसी वजह से विस्काउंट ने राजधानी में मर्चेंट बनकर अपना नाम बनाया। फ्लोरा हैरान रह गई। रोमन उसके परिवार का पूरा इतिहास जानता था, जबकि उसे खुद ये बातें कुछ समय पहले ही पता चली थी, जब उसने अपने परिवार के बारे में पढ़ना शुरू किया था। लेकिन उसने फिर पूछा कि इसका खदान में काम करने से क्या संबंध है।
रोमैन ने मुस्कुराकर कहा कि जैसे लॉरेंस परिवार की जड़ व्यापार है, वैसे ही डिमिट्री परिवार की जड़ माइनिंग है। अगर उनके पूर्वज रोज पसीना बहाकर खदानों में मेहनत नहीं करते तो आज डिमिट्री परिवार कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। इसलिए वो खदान में रहना पसंद करता है ताकि उन लोगों की जिंदगी को सच में समझ सके जिनकी मेहनत पर पूरा परिवार खड़ा है। रोमैन ने कहा कि डिमिट्री नाम उठाने वाले इंसान के लिए यही उसका फर्ज है। इतना कहकर उसने कहा कि अब उसे काफी समय हो गया है और वो चलता है। फ्लोरा उसे जाते हुए देखती रह गई। वो बार बार हैरान हो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अब उसने अपना फैसला कर लिया है। युद्ध खत्म होने के बाद से उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था, लेकिन अब आखिरकार सब साफ हो गया था। कुछ ही दिनों बाद फ्लोरा लॉरेंस किंगडम छोड़कर सीधे राजधानी के लिए निकल गई। ये पहली बार था जब उसने अपने छोटे से राज्य से बाहर निकलकर दुनिया देखने का फैसला किया। इसके बाद सीन माइनिंग मास्टर जाको पर आता है। वो कहता है कि ये जगह सच में बहुत अच्छी है। सामने वाला आदमी पूछता है कि काम कैसा चल रहा है। जाकोब हंसकर कहता है कि हर दिन की तरह, बस खनन करते रहो और ये कभी खत्म ही नहीं होता। अभी तक तो वो लोग सिर्फ पहाड़ के मुंह तक ही पहुंच पाए हैं। अगर डिमिट्री परिवार कई दशक भी यहाँ काम करता रहे तब भी इस पूरी खदान को खत्म नहीं कर पाएगा। तभी हरिक्स नाम का एक बूढ़ा आदमी पूछता है कि उसने सुना है रोमैन डिमिट्री खुद खदान में काम कर रहा है। वो जानना चाहता है कि लड़का कैसा कर रहा है। रोमैन का नाम सुनते ही जाकोब थोड़ा मुस्कुराता है। वो कहता है कि करीब 1 महीने पहले जब रोमैन यहाँ आया था तब हर कोई उसी की बातें कर रहा था। सबको लगा था कि वो बस दिखावा करने आया है, थोड़ा बहुत काम करने का नाटक करेगा और फिर गायब हो जाएगा। तभी नीले बालों वाला मॉर्गन बोलता है कि लॉर्ड डिमिट्री का दिमाग खराब हो गया है। अगर उन्हें रोमैन को उत्तराधिकारी बनाना ही था तो उसकी ट्रेनिंग बहुत पहले शुरू करनी चाहिए थी। आज तक तीनों बेटों ने सिर्फ फौज के बारे में सीखा है। उनमें से किसी ने भी खदान में एक पल तक काम नहीं किया। साफ दिखता है कि लॉर्ड डिमिट्री ने हमेशा माइना के साथ भेदभाव किया है। तभी एक आदमी कहता है कि शायद मॉर्गन थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, लेकिन मॉर्गन जवाब देता है कि डिमिट्री परिवार की असली नींव आयरन ओरे है। फिर भी सारी तारीफ सिर्फ ब्लैकस्मिथ ले जाते हैं। इसलिए जब रोमैन यहाँ आया तो उन लोगों ने तय किया कि उसे दिखाएंगे कि ये काम कितना मुश्किल होता है। कुछ देर बाद रोमैन को सबके सामने लाया गया और बताया गया कि आज से वो भी यही काम करेगा। कुछ लोग जम्हाई ले रहे थे, कुछ उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे, लेकिन रोमैन चुपचाप सबको देखता रहा। मॉर्गन ने सबको याद दिलाया कि इस जगह सबसे पहले सुरक्षा आती है, फिर सुरक्षा और उसके बाद भी सुरक्षा। इतना कहकर उसने सबको काम शुरू करने का आदेश दिया। रोमैन ने जल्दी ही समझ लिया कि वहाँ मौजूद सभी लोग जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। वो यहाँ इज्जत लेने नहीं बल्कि सीखने आया था। उसे समझना था कि डिमिट्री की माइनिंग टाउन कैसे चलती है, इस जमीन की असली ताकत क्या है और वो अपने लोगों के लिए क्या कर सकता है। इसलिए उसने तय किया कि अपने परिवार से जुड़ी हर चीज खुद सीखेगा। गुफा के अंदर सभी माइनर पूरी मेहनत से काम कर रहे थे। वो कहते हैं कि आज का कोटा पूरा करना ही होगा। रोमैन उनकी व्यवस्था देखकर काफी प्रभावित हुआ। लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा था। शायद यही वजह थी कि डिमिट्री का स्टील पूरे महाद्वीप में मशहूर था। तभी एक बूढ़ा माइनर बताता है कि वो लोग सिर्फ खनन ही नहीं करते बल्कि हर प्रक्रिया बिल्कुल सही तरीके से पूरी करते हैं। इसी वजह से डिमिट्री का स्टील हर जगह सबसे बेहतरीन माना जाता है। पूरे महाद्वीप में बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ खनन भी होता है, स्टील भी वही तैयार होता है और उसी स्टील से हथियार भी बनाए जाते हैं। यही कारण है कि डिमिट्री राज्य सबसे अमीर इलाकों में गिना जाता है। ये सब देखकर रोमैन समझ गया कि उनके परिवार के पास इतनी दौलत आखिर आई कहां से। दशकों से यही काम चलता आ रहा था और शायद उन्होंने उसकी कल्पना से भी ज्यादा संपत्ति जमा कर ली थी। तभी पीछे से एक आदमी चिल्लाकर कहता है कि ये बातें करने की जगह नहीं है। अगर काम नहीं करना तो कम से कम दूसरों का काम मत बिगाड़ो। मॉर्गन भी रोमैन की तरफ देखकर कहता है कि अगर काम नहीं करना तो यहाँ से चला जाए। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर रोमैन ने शांत होकर माफी मांगी और कहा कि वो वापस काम पर लग रहा है। इसके बाद उसने अपना बोरा उठाया और फिर से खनिज इकट्ठा करने लगा। देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर गया। खदान में रोज वही सूप और ब्रेड मिलती थी। रोमैन को हैरानी हुई कि पूरे 7 दिन हो गए, लेकिन किसी ने उससे ठीक से बात तक नहीं की। शायद यही उनका तरीका था ये जताने का कि ये जगह उनकी है। तभी मॉर्गन खुद उसके सामने आकर बैठ गया। उसने कहा कि वो पिछले 1 हफ्ते से रोमैन को देख रहा है और अब उससे एक सवाल पूछना चाहता है। वो जानना चाहता था कि रोमैन आखिर यहाँ काम क्यों कर रहा है। रोडियम जैसा इंसान जो उत्तराधिकारी बनने का सबसे बड़ा दावेदार था, वो भी कभी खदान में नहीं आया। इसलिए जब रोमैन आया तो मॉर्गन को लगा था कि वो भी बस काम चोरी करेगा।
लेकिन पूरे हफ्ते उसे देखने के बाद उसे मानना पड़ा कि रोमैन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा था। या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि रोमैन वहाँ बाकी सभी माइनर से भी ज्यादा मेहनत कर रहा था। अब खदान में काम करने वाले लोग भी समझने लगे थे कि रोमैन को सजा के तौर पर यहाँ नहीं भेजा गया था, वो अपनी मर्जी से यहाँ काम कर रहा है। यही बात सबको हैरान कर रही थी कि आखिर उसने खुद ये रास्ता क्यों चुना। तभी मॉर्गन ने उससे इसका कारण पूछा। रोमैन ने मुस्कुराकर कहा कि वो आइडियलिस्टिक जवाब सुनना चाहता है या रियलिस्टिक। मॉर्गन हंसते हुए बोला कि उसे दोनों जवाब चाहिए। रोमैन ने कहा कि पहले आइडियलिस्टिक जवाब सुनो। दिमित्री की पूरी जमीन माइना की मेहनत पर खड़ी है। यही लोग इस शहर को चलाते हैं, इसलिए वो सिर्फ आंकड़ों और रिपोर्ट के जरिए उन्हें समझना नहीं चाहता, वो उनकी जिंदगी खुद जीकर महसूस करना चाहता है। मॉर्गन ने पूछा कि क्या सच में इसके लिए इतनी मेहनत करना जरूरी है। रोमैन ने बिना झिझक कहा कि हाँ, क्योंकि वो दिमित्री नाम लेकर जीता है और ये उसकी जिम्मेदारी है। मॉर्गन समझ गया कि ये एक आदर्श नेता वाला जवाब था, बिल्कुल वैसा जिसे सुनकर कोई भी अपने लॉर्ड पर गर्व करे। लेकिन रोमैन यही नहीं रुका, उसने कहा कि अब रियलिस्टिक जवाब सुनो। उसने कहा कि अभी वो दिमित्री परिवार का मास्टर नहीं है। उसके पिता के पास चाहे कितनी भी दौलत हो, लेकिन उसमें से एक सिक्का भी उसका नहीं है। इसलिए वो यहाँ ये जानने आया है कि वो यहाँ के लोगों के लिए क्या कर सकता है ताकि भविष्य में इस जगह के मुनाफे पर अपना हक पाने के लायक बन सके। मॉर्गन ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि भगवान की कसम, उसने पहली बार किसी बेटे को ये कहते सुना है कि उसे अपने पिता की दौलत का हक कमाना है। उसे लगा था कि रोमैन सिर्फ उत्तराधिकारी बनने की लड़ाई में अपनी छवि सुधारने के लिए यहाँ आया है, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो गया कि रोमैन सच में माइना की अहमियत समझता है। खुश होकर उसने कहा कि अब रोमैन जो भी पूछेगा वो हर सवाल का ईमानदारी से जवाब देगा। इसके बाद मॉर्गन ने दिमित्री की माइनिंग व्यवस्था के बारे में एक एक बात बतानी शुरू की। दिमित्री की माइनिंग सिस्टम इतनी विशाल थी कि उसे पूरे महाद्वीप की सबसे बड़ी माइनिंग व्यवस्था कहा जा सकता था। इन्फिनिट पीक्स नाम के इलाके में बेहिसाब खनिज मौजूद थे। अगर कभी उन सबको निकाल लिया जाए तो दिमित्री परिवार के पास लगभग असीमित दौलत होगी। लेकिन मॉर्गन ने इसके साथ एक बड़ी समस्या भी बताई। वहाँ माइनिंग बहुत तेजी से नहीं की जा सकती क्योंकि वो जगह बेहद खतरनाक थी। हर कदम पर सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता था। लॉर्ड रोमेरो ने कभी भी काम जल्दी खत्म करने का दबाव नहीं डाला। वो हमेशा चाहता था कि लोग सुरक्षित तरीके से काम करें। लेकिन इतनी सावधानी के बाद भी माइनिंग हमेशा खतरनाक ही रहती है। मॉर्गन अभी जमीन धंसने की घटनाओं के बारे में बता ही रहा था कि अचानक पूरी खदान जोर से हिलने लगी। सभी लोग तुरंत खड़े हो गए और घबराकर पूछने लगे कि क्या हुआ। तभी एक माइनर दौड़ता हुआ आया और बोला कि 8वां सपोर्ट बोर्ड गिर गया है और शायद कई माइनर उसके नीचे दब गए हैं। सब लोग तुरंत वहां पहुंचे। सामने एक बड़ा गड्ढा बन चुका था जो अंदर एक सुरंग की तरफ जा रहा था। रोमैन बिना एक पल गवाए बोला कि वो नीचे जाएगा, लेकिन मॉर्गन ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि दिमित्री परिवार का सीधा उत्तराधिकारी ऐसा खतरा नहीं उठा सकता। पहले नाइट्स को बुलाते हैं और फिर कोई योजना बनाएंगे। लेकिन रोमैन ने साफ कहा कि तब तक बहुत देर हो जाएगी। उसने मॉर्गन से कहा कि ये उसकी जिम्मेदारी है। फिर उसने सबको आदेश दिया कि तुरंत पट्टियां और इलाज का सामान तैयार रखें, क्योंकि वो घायल लोगों को लेकर वापस आ रहा है। इतना कहकर रोमन बिना डरे उस सुरंग में उतर गया। कुछ समय बाद वो वापस लौटा। उसकी पीठ पर पहला घायल माइनर था। इतनी जल्दी रेस्क्यू देखकर सभी लोग हैरान रह गए। रोमैन ने खुद ही सबसे पहले घायल का प्राथमिक इलाज करना शुरू कर दिया। मॉर्गन ये देखकर और भी चौंक गया कि रोमैन को फर्स्ट एड भी आता है। रोमैन ने इलाज खत्म करके कहा कि अब इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ। अगर किसी पोषण की जरूरत पड़े तो बिना सोचे बता देना, उसका पूरा खर्च वही उठाएगा। इसके बाद घायल माइनर को वहाँ से ले जाया गया। रोमैन ने सभी लोगों की तरफ देखकर कहा कि हर किसी को ये बात स्वीकार करनी होगी कि माइनर की जिंदगी ऐसी ही होती है। चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, अचानक आने वाली आपदाओं को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। लेकिन जितनी देर तक वो दिमित्री नाम लेकर जी रहा है, उतनी देर तक वो हर मुश्किल में अपने लोगों के साथ खड़ा रहेगा। चाहे जो भी करना पड़े, वो उन्हें इन परेशानियों से बाहर निकालेगा। इसके बाद सीन बदलता है। रोमेरो गुस्से और चिंता में रोमैन से पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। फिर वो डांटे हुए कहता है कि उसने इतना खतरनाक काम किया ही क्यों। ऑरा इस्तेमाल करने वाला एक स्वॉर्ड्समैन भी ऐसी दुर्घटना से खुद को नहीं बचा सकता। उसकी इस लापरवाही की वजह से वो अपना बेटा खो भी सकता था। ऐसी स्थिति में एक जान बचाने के लिए दूसरी जान दाव पर नहीं लगाई जाती। रोमैन ने शांत स्वर में कहा कि उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। लेकिन रोमेरो फिर जोर से चिल्लाया। इसके बावजूद रोमैन अपनी बात से पीछे नहीं हटा। उसने कहा कि अगर समय पीछे भी चला जाए तो भी वो यही फैसला करेगा, क्योंकि उसके लिए वही सही था। आखिर में रोमेरो ने सख्त आदेश दिया कि आज के बाद रोमैन खदान में काम नहीं करेगा।
उसने कभी उससे वहाँ काम करने के लिए कहा भी नहीं था। लेकिन रोमन ने शांत होकर जवाब दिया कि अगर वो फौज में काम कर रहा होता तो उसके पिता उसे कभी नहीं रोकते। लेकिन रोमन को पूरा यकीन था कि अगर उसे सच में दिमित्री परिवार को समझना है तो उसे खदान में ही काम करना होगा। फौज की वजह से भले ही दिमित्री परिवार मशहूर हुआ हो, लेकिन इस शहर के ज्यादातर लोग अपनी रोजी रोटी खदानों से कमाते थे। इसलिए उसे फौज में खड़े रहने से ज्यादा जरूरी लगा कि वो खुद गुफाओं में उतरकर लोगों की जिंदगी देखे। उसके पिता ने पूछा कि आखिर उसे वहाँ क्या पता चला। रोमन ने जवाब दिया कि उसने सबसे पहले उन मुश्किलों को समझा जिनका सामना माइनर हर दिन करते हैं। उसे ये भी पता चला कि बैरन अपने मजदूरों की सुरक्षा और उनके साथ होने वाले व्यवहार की काफी परवाह करते हैं। लेकिन इतनी सावधानी के बाद भी हादसों को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। बैरन बोले कि उन्हें ये बात पहले से पता है। जैसा रोमन ने कहा वैसे कुछ हादसे सच में टाले नहीं जा सकते, लेकिन रोमन ने कहा कि इन्हें काफी हद तक मैजिकल आर्टिफैक्ट की मदद से रोका जा सकता है। बैरन ने कहा कि इससे सुरक्षा तो जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन पूरे माइनिंग एरिया को आर्टिफैक्ट से सुरक्षित करना बहुत महंगा पड़ेगा। रोमन ने सिर हिलाकर कहा कि वो ये बात समझता है, लेकिन फिर भी ऐसा करना जरूरी है। अगर सुरक्षा बेहतर होगी तो खदान का काम भी तेज होगा, क्योंकि बार बार खतरे की वजह से काम नहीं रोकना पड़ेगा। बढ़ी हुई प्रोडक्शन से आर्टिफैक्ट पर लगाया गया सारा पैसा आसानी से वापस आ जाएगा। यानी ये खर्च नहीं, बल्कि एक निवेश होगा जो आगे चलकर और ज्यादा मुनाफा देगा। इसके साथ ही वो माइनिंग सेफ्टी के लिए एक अलग टीम भी बना सकते हैं, जो सिर्फ सुरक्षा का ध्यान रखे और उसकी वजह से जो अतिरिक्त मुनाफा हो उसका हिस्सा उन लोगों को भी मिले। बैरन मुस्कुराए और बोले कि अगर रोमन को अपने प्लान पर इतना भरोसा है तो वो जानना चाहते हैं कि इसके लिए कितने निवेश की जरूरत पड़ेगी। मुरीम दुनिया में रोमन ने ये सब 2 अलग अलग लोगों से सीखा था। पहला एक ऐसा भिखारी था जो हर किसी की बातें सुनकर हर जगह की जानकारी इकट्ठा करता था। दूसरा ऐसा आदमी था जो हमेशा समाज के कमजोर लोगों के बीच रहता था ताकि असली हालात समझ सके। इसी वजह से रोमन ने ब्लैकस्मिथ बनने की बजाय माइनिंग को चुना था। अगर सब कुछ सही रहा तो अब वो अपना इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाना शुरू करेगा, जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन इस दुनिया में जहाँ वो अभी पहले जितना ताकतवर नहीं था, सिर्फ उत्तर की जानकारी उसके लिए काफी नहीं थी। उसे पूरे महाद्वीप की खबर चाहिए थी। इसके लिए उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो हर जगह से जानकारी इकट्ठा कर सके। और रोमन के दिमाग में इस काम के लिए सिर्फ एक ही इंसान था। इसके बाद सीन बदलता है। युद्ध खत्म होने के बाद क्रीस सभी सैनिकों के सामने खड़ा होकर घोषणा करता है कि आज से सब लोग मना इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये उनके लॉर्ड का तोहफा है, इसलिए सबको पूरी मेहनत करनी होगी। सैनिकों के लिए मना सिखाने वाली टेक्निक किसी खजाने से कम नहीं थी। ऐसी चीज इतनी दुर्लभ होती है कि कई बार पिता भी अपने बेटे को नहीं सिखाता। इसलिए ज्यादातर लोगों को लगा कि क्रीस मजाक कर रहा है। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि रोमन उनके जैसे लोगों को इतनी कीमती टेक्निक देगा। क्रीस मुस्कुराकर बताता है कि इस टेक्निक का नाम अजूरा कल्टीवेशन टेक्निक है। दूर के एक देश में अजूरा का मतलब बैटलफील्ड डीमन होता है। जैसे ही सबने कुछ देर इसका अभ्यास किया वो दंग रह गए। उनकी इंद्रियां इतनी तेज हो गईं कि उन्हें अपनी त्वचा पर पसीने की बूंदों से टकराती हवा तक महसूस होने लगी। अजूरा टेक्निक में 108 अलग अलग कॉम्बैट स्टाइल शामिल थे। मना के साथ इसे इस्तेमाल करते ही सबके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि रोमन के पास इतना अनमोल खजाना आया कहां से। अगर उनके पास ऐसी टेक्निक होती तो वो अपने परिवार से भी छुपा कर रखते। लुकास तो पहले ही अलग अलग टेक्निक सीखने में अपनी आधी दौलत गवा चुका था, इसलिए उसे तुरंत समझ आ गया कि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। इसके बाद सीन बदलता है। लुकास रोमन के सामने आकर माफी मांगता है। वो कहता है कि वो रोमन के साथ ही रहना चाहता है। रोमन उसे इंफॉर्मेशन नेटवर्क की जिम्मेदारी देना चाहता था, लेकिन लुकास इसके लिए तैयार नहीं था। लुकास ने कहा कि अगर उसने इंफॉर्मेशन गिल्ड संभाली तो उसे रोमन से दूर जाना पड़ेगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी रोमन की सेवा करने की कसम खाई है और वो उनसे दूर नहीं जाना चाहता। रोमन उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा कि लुकास उम्मीद से भी बेहतर इंसान निकला। फिर उसने लुकास से एक सवाल पूछा, क्या उसे पता है कि उसे अजूरा कल्टीवेशन टेक्निक क्यों सिखाई गई? लुकास उत्साह से बोला कि उसे बिल्कुल नहीं पता। रोमन ने कहा कि ये उन लोगों के लिए इनाम था जिन्होंने उसके प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली थी। लेकिन रोमन अच्छी तरह जानता था कि लुकास इतना भोला नहीं है कि इस जवाब पर यकीन कर ले। सच तो ये था कि ये इनाम सिर्फ वफादारी के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उन लोगों ने उसके लिए युद्ध में अपनी जान दाव पर लगा दी थी। रोमन ने कहा कि अगर सिर्फ उसके लिए जान जोखिम में डालने पर उन्हें अजूरा कल्टीवेशन टेक्निक जैसा इनाम मिला है, तो सोचो अगर लुकास इंफॉर्मेशन गिल्ड बनाने का काम पूरा कर देगा तब उसे क्या मिलेगा। इतना सुनते ही लुकास बिना एक पल गवाए घुटनों पर बैठ गया।
उसने कहा कि वो रोमैन के हर आदेश का पालन करेगा और ये गिल्ड तो मानो कल ही बन चुकी समझो। रोमैन हल्का सा मुस्कुराया। उसे पसंद आया कि लुकास सिर्फ वफादार ही नहीं बल्कि समझदार भी है। उसी पल उसने लुकास को इन्फॉर्मेशन गिल्ड का प्रमुख नियुक्त कर दिया। इस गिल्ड का नाम रखा गया इग्निबल क्लैन। कुछ समय बाद रोमैन फिर से खदान पहुंचा। इस बार वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सभी माइना उसके आने की खुशी मना रहे थे। लोग उसके पास आए और उसकी वजह से सुरक्षा बढ़ने के लिए दिल से धन्यवाद देने लगे। तभी एक बूढ़ा आदमी रोते हुए उसके सामने आ गया। उसने कहा कि रोमैन की वजह से उसके इकलौते बेटे की जान बच गई। इतना कहते ही वो रोमैन के सामने घुटनों पर गिर पड़ा और बोला कि अब अपनी बाकी पूरी जिंदगी वो रोमैन की सेवा में लगा देगा। रोमैन ने उसे उठाया और शांत आवाज में कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, वो आगे भी उनका ख्याल रखेगा। उसी दिन से पूरे माइनिंग टाउन के लोगों का दिल रोमैन की तरफ झुक गया। ये सब देखकर बैरन डिमिट्री भी गहरी सोच में पड़ गया। बार्को परिवार के खिलाफ युद्ध खत्म हुए 1 महीना बीत चुका था। एक बैठक में सभी लोग कह रहे थे कि अब पूरे उत्तर में डिमिट्री परिवार के बराबर कोई ताकत नहीं बची। यहाँ तक कि जो परिवार पहले बार्को का साथ दे रहे थे वो भी अब डिमिट्री के साथ गठबंधन करना चाहते थे। लेकिन बैरन ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग मुश्किल वक्त में दुश्मन के साथ खड़े थे उनसे अब कोई बातचीत भी नहीं होगी। किसी ने पूछा कि अगर वो माफी मांग रहे हैं तो क्या उन्हें एक मौका नहीं देना चाहिए। बैरन ने जवाब दिया कि जिसने पहले तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो उसे अपनाना दयालुता नहीं बल्कि घमंड होता है। ऐसा सोच लेना कि तुम हर गद्दार को संभाल लोगे सबसे बड़ी गलती है। इसलिए डिमिट्री परिवार उनसे कोई समझौता नहीं करेगा। पूरे उत्तर को ये साफ संदेश मिलना चाहिए कि जो भी डिमिट्री परिवार के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। तभी एक नाइट बोला कि इस युद्ध ने उन्हें एक और बात सिखाई है, सिर्फ अंदरूनी ताकत काफी नहीं होती, बाहरी सैन्य शक्ति भी उतनी ही जरूरी है। अगर सच में बड़ी लड़ाई होती तो हजारों सैनिक मारे जा सकते थे। इसलिए अब उन्हें अपनी सेना बढ़ानी होगी और मैजिकल वेपन भी खरीदने होंगे। बैरन ने उसकी बात से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर सुरक्षा और सैन्य शक्ति कुछ नहीं दे सकती। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मास्टर रोमैन की वजह से अब उनके पास पहले से कहीं ज्यादा धन है। उन्होंने माइनिंग सेफ्टी पर काफी पैसा खर्च किया था, लेकिन उसके बदले कुछ ही समय में उत्पादन 30% बढ़ गया। अगर यही रफ्तार रही तो जल्द ही उत्पादन दोगुना हो जाएगा। बैरन ने पूछा कि जो आर्टिफैक्ट समय समय पर टूट जाते हैं उनका खर्च कैसे संभल रहा है। जवाब मिला कि बढ़े हुए उत्पादन की वजह से वो खर्च भी आसानी से निकल रहा है। रोमैन का खुद खदान में जाकर काम करना बिल्कुल सही फैसला साबित हुआ। उसने असली समस्या अपनी आँखों से देखी और उसका सही समाधान भी निकाला। इसी वजह से लोगों की नजरों में रोमैन की इज्जत लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया। एक आदमी बैरन से पूछता है कि अब उत्तराधिकारी का फैसला कैसे होगा। बैरन को पहले से अंदाजा था कि ये सवाल जरूर आएगा। आदमी बोला कि पहले से तय था कि रोडियम अगला उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बार्को युद्ध में रोमैन की जीत, खदान की समस्या का समाधान और उसकी तलवारबाजी, इन सब ने साबित कर दिया है कि उसमें एक सच्चे नेता की सभी खूबियां हैं। अभी तक किसी को आधिकारिक उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया है, इसलिए अब रोमैन और रोडियम के बीच उत्तराधिकारी बनने की असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। बैरन कुछ देर चुप रहे। उन्होंने कहा कि रोमैन ने बहुत कम समय में खुद को साबित कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ रोडियम बचपन से ही उत्तराधिकारी बनने की जिम्मेदारी निभा रहा है। ऐसे में दोनों को आमने सामने खड़ा करना सही होगा या नहीं, इस पर उन्हें अभी और सोचना होगा। फिर उन्होंने सबको बताया कि डिमिट्री परिवार में उत्तराधिकारी चुनने का तरीका बाकी जगहों से अलग है। यहाँ सिर्फ बैरन फैसला नहीं करता, वेसल, माइनर और फौज के लोग, इन तीनों समूहों को वोट देने का अधिकार होता है। जब तक तीनों रोमैन या किसी और को स्वीकार नहीं करते तब तक कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। इसके बाद बैरन ने हस को बुलाया। हस आया तो बैरन ने सीधा पूछा कि क्या उसे लगता है रोमैन उत्तराधिकारी बनने के लायक है। हस ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया कि अगर यही सवाल 3 महीने पहले पूछा जाता तो उसका जवाब ना होता, लेकिन पिछले 3 महीनों में उसने रोमैन को हर दिन बदलते देखा है। अब उसे पूरा भरोसा है कि रोमैन में एक सच्चा उत्तराधिकारी बनने की क्षमता है। बैरन ने उससे कारण पूछा। हस ने बताया कि रोमैन खुद खदान में गया, उसने माइनर की जिंदगी को समझा, उनकी परेशानियां देखी, उनके लिए समाधान निकाला और उनके दिल जीत लिए। यही वजह है कि हंस मानता है कि रोमैन इस पद का पूरा हकदार है। कुछ समय बाद माइनिंग टाउन का मुखिया एक आदमी को लेकर बैरन के सामने पहुंचा। उसने कहा कि वो उसी इंसान को लेकर आया है जिसके बारे में उन्होंने पहले बात की थी। वो आदमी मॉर्गन था। बैरन ने उसका नाम सुनते ही उसे पहचान लिया।
मॉर्गन ने खदान में हुए उस हादसे के बारे में बताया जब यंग मास्टर रोमन अपनी जान जोखिम में डालकर एक माइना को बचाने के लिए अंदर कूद गया था। मॉर्गन ने कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि रोमन ने बिना एक पल सोचे एक मजदूर की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। शुरुआत में उसकी नजर में यंग मास्टर की कोई खास इज्जत नहीं थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि वो कितना गलत था। उसके लिए रोमन ऐसा इंसान था जो अपने अधीन रहने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी खुद उठाता है। अगर उसे उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार होता तो वो बिना सोचे रोमन को डिमिट्री परिवार का अगला लॉर्ड बना देता। बैरन ने सबकी बातें सुनी। उन्होंने देखा कि अब लगभग हर कोई रोमन का समर्थन कर रहा है, लेकिन फिर भी वो जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहते थे। इसके बाद सीन ब्लैकस्मिथ स्ट्रीट पर पहुंचता है। एक आदमी दुकान में आकर बताता है कि रोमन की तरफ से काफी सारे हथियार और आमो मरम्मत के लिए आए हैं। वो पूछता है कि क्या करना चाहिए। तभी सामने बैठे बूढ़े आदमी ने तुरंत कहा कि सब काम स्वीकार करो। आदमी कुछ पल हैरानी से उसे देखता रहा। तब बूढ़ा गुस्से में बोला कि बहरे हो गए हो क्या, जल्दी काम शुरू करो। फौज का मुखिया भी ह्रिक्स ही था। लगता है इस दुनिया में ये नाम बहुत आम था। ह्रिक्स अभी भी रोमन को पूरी तरह पसंद नहीं करता था और पहले तो वो ये काम ठुकराना चाहता था, लेकिन फिर उसे खदान वाली घटना याद आ गई। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े ढेर सारे टूटे हथियारों पर गई। वो सोचने लगा कि आखिर ये सब इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंच गए। तभी उसकी नजर एक सुनहरी तलवार पर पड़ी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तलवार की धार बेहद तेज थी। उसका वजन बिल्कुल संतुलित था, यहाँ तक कि उसकी म्यान भी किसी कलाकृति से कम नहीं लग रही थी। इतनी बेहतरीन क्वालिटी की तलवार ब्लैकस्मिथ स्ट्रीट पर भी रोज देखने को नहीं मिलती थी। ह्रिक्स हैरान होकर सोचने लगा कि आखिर ये तलवार आई कहाँ से। उसने तलवार को भट्टी की आग के पास किया तो वो तुरंत मना के साथ प्रतिक्रिया देने लगी। इससे साफ था कि उसकी मना सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा थी। ऐसा हथियार देखकर कोई भी औरा नाइट पागल हो जाता। ह्रिक्स को अपने स्टील क्राफ्ट पर हमेशा गर्व था, लेकिन किसी हथियार की मना सेंसिटिविटी बढ़ाना बिल्कुल अलग स्तर की कला थी। अब वो हर हाल में जानना चाहता था कि ये तलवार आखिर किसने बनाई है। कुछ समय बाद रोमन का सारा इक्विपमेंट मरम्मत होकर वापस आ गया। सब कुछ पहले से भी ज्यादा शानदार दिख रहा था। क्रीज हैरान होकर पूछता है कि इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे पूरा हो गया। सामान लाने वाला आदमी बताता है कि आम तौर पर इतना काम पूरा होने में 2 हफ्ते लग जाते, लेकिन किसी वजह से हेनरिक ने सबको आदेश दिया कि इसे सबसे पहले पूरा किया जाए। इसके बाद सीन हेनरिक पर जाता है। वो रोमन से सीधा पूछता है कि उसे वो सुनहरी तलवार कहाँ से मिली। रोमन समझ गया कि उसका प्लान काम कर चुका है। उसने शांत होकर कहा कि वो तलवार उसे कहीं से नहीं मिली। हेनरिक हैरानी से पूछता है कि उसका मतलब क्या है। तब रोमन सीधे कहता है कि सलमंद्र उसने खुद बनाई है। हेनरिक तुरंत गुस्से में आ गया। उसने कहा कि डिमिट्री परिवार के मास्टर ब्लैकस्मिथ के सामने खड़े होकर झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। उसे लगा कि शायद रोमन बदला ही नहीं है और अभी भी पहले जैसा ही है, लेकिन रोमन अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा कि सलमंद्र सच में उसी ने बनाई है और पूरे महाद्वीप में उसके जैसी दूसरी कोई तलवार नहीं है। हेनरिक फिर उसे झूठा कहने ही वाला था कि रोमन ने कहा सिर्फ बातें करने से कुछ साबित नहीं होगा। वो खुद फौज में स्टील पीट कर सबूत देगा, क्योंकि देखने के बाद किसी को शक नहीं रहेगा। अपने निजी फौज में पहुंचकर रोमन ने कहा कि बारको युद्ध के लिए उसे एक नई तलवार चाहिए थी, इसलिए वो लगातार घंटों तक स्टील पर हथौड़ा मारता रहा। कब वो फौज उसकी सबसे पसंदीदा जगह बन गई उसे खुद पता नहीं चला। उसे यकीन था कि हेनरिक भी इस एहसास को अच्छी तरह समझता होगा। अब समय आ गया था दूसरी तलवार बनाने का, सलमंद्र की जगह लेने वाली नई तलवार तैयार करने का, और आज वो हेनरिक को उसी प्रक्रिया की शुरुआत दिखाने वाला था। रोमन ने अपनी शर्ट उतार दी। हेनरिक हैरान होकर सोचने लगा कि आखिर कौन ब्लैकस्मिथ बिना किसी सुरक्षा के काम करता है। उसे लगा कि रोमन को ब्लैकस्मिथिंग की बुनियादी बातें भी नहीं पता, लेकिन अगले ही पल रोमन ने पहला हथौड़ा चलाया। इस दुनिया में तलवार बनाने का तरीका मुरीम दुनिया से बिल्कुल अलग था। यहाँ ज्यादातर लोग मना इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, इसलिए उनका पूरा ध्यान सिर्फ स्टील की मजबूती पर होता था। लेकिन मुरीम दुनिया में तलवार इस तरह बनाई जाती थी कि मना का बहाव सबसे बेहतर हो। रोमन ने अनगिनत युद्ध लड़े थे और उन्हीं युद्धों के दौरान उसने अपनी जिंदगी में अनगिनत तलवारें खुद बनाई थी। वो लगातार हथौड़ा चलाता रहा। हेनरिक उसकी हर हरकत ध्यान से देख रहा था। हथौड़े की ताकत, उसकी लय, उसकी रफ्तार, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। हेनरिक के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। उसे महसूस हुआ कि असली हुनर कभी छिप नहीं सकता। काफी समय बीतने के बाद आखिर उसने गहरी सांस ली और रोमन से माफी मांगते हुए माना कि सलमंद्र सच में उसी के हाथों से बनी थी। रोमन हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने सलमंद्र उठाई और हेनरिक से कहा कि वो ये तलवार उसे उपहार में देना चाहता है।
आखिर जैसा कि वो देख ही रहा है, रोमैन पहले ही अपने लिए नई तलवार बनाना शुरू कर चुका है। इसके अलावा कई साल पहले उसने हेनरिक की सबसे कीमती तलवार भी बेच दी थी, इसलिए वो चाहता था कि हेनरिक इसे उसकी तरफ से माफी के तोहफे के रूप में स्वीकार कर ले। इसके बाद सीन 3 साल पहले का दिखाया जाता है। बैरन के साथ एक बैठक में हेनरिक गुस्से से चिल्ला रहा था। उसका कहना था कि रोमैन को उत्तराधिकारी बनाने के बारे में सोचना ही डिमिट्री परिवार के भविष्य को बर्बाद करने जैसा है। बैरन चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। तब हेनरिक ने कहा कि उनके पास इससे कहीं बेहतर विकल्प मौजूद है। उसने दूसरे बेटे रॉडवेल का नाम आगे रखा। उसके मुताबिक रॉडवेल जिम्मेदार था, शांत स्वभाव का था, बचपन से ब्लैकस्मिथिंग सीख रहा था और वही परिवार का अगला उत्तराधिकारी बनना चाहिए। सीन वापस वर्तमान में लौटता है। बैरन मन ही मन सोचते हैं कि शायद 3 साल बाद भी हेनरिक की राय नहीं बदली होगी, लेकिन तभी हेनरिक के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो पूरे विश्वास के साथ कहता है कि रोमन ही डिमिट्री परिवार का सबसे योग्य उत्तराधिकारी है। बैरन हैरान होकर पूछते हैं कि क्या उसे पूरा यकीन है। हेनरिक उत्साह से जवाब देता है कि वो रोमेरो से कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसने अपनी आंखों से देखा है कि रोमन ऐसी जगह खून पसीना और मेहनत बहा रहा था जहां उसे देखने वाला कोई भी नहीं था। फिर वो उस घटना का जिक्र करता है जब उसने जानबूझकर रोमैन को खराब हथियार देने की कोशिश की थी। रोमैन ने उसी समय कहा था कि किसी सैनिक को खराब हथियार देना उसके साथ हत्या करने के बराबर है। उस रात हेनरिक ने रोमैन की बात पर बहुत देर तक सोचा। तब उसे एहसास हुआ कि रोमैन की सोच बिल्कुल एक असली डिमिट्री जैसी है। इतना ही नहीं, उसने रोमैन को खुद फौज में काम करते भी देखा। उसने देखा कि रोमैन बिना शिकायत आग की भयंकर गर्मी के सामने खड़ा होकर पूरे ध्यान से स्टील गढ़ रहा था। एक ब्लैकस्मिथ होने के नाते हेनरिक उस समर्पण की इज्जत किए बिना नहीं रह सका। फिर उसने रोमैन की बनाई हुई तलवार देखी। उसी तलवार में उसे रोमैन की असली प्रतिभा नजर आई। बैरन भी सब सुनकर चुप हो गए। उन्हें अब तक समझ नहीं आया था कि रोमैन ने इतनी बेहतरीन तलवार आखिर बनाई कैसे। हेनरिक ने कहा कि मास्टर ब्लैकस्मिथ होने के नाते अब उसे 3 साल पहले लिया गया अपना फैसला बदलना होगा। इसके बाद बैरन अपनी मेज पर रखा एक पत्र उठाते हैं। वो रॉडवेल का था। उसमें लिखा था कि उसे हाल ही में कैरोस एकेडमी में क्लास एस में पदोन्नति मिली है। अब उसकी सिर्फ किताबों वाली पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि वो असली बैटलफील्ड का अनुभव भी हासिल करेगा। उसने लिखा कि वो रॉयल एकेडमी से सबसे बेहतरीन अंकों के साथ ग्रेजुएशन करेगा और ऐसा बेटा बनेगा जिस पर बैरन गर्व कर सके। साथ ही वो डिमिट्री परिवार के लिए नया भविष्य तैयार करेगा। ये सब पढ़कर बैरन गहरी सोच में पड़ गए। दोनों बेटे असाधारण प्रतिभाशाली थे, लेकिन रॉडवेल जितना भी बड़ा जीनियस क्यों न हो, उसकी तुलना मौजूदा रोमैन से करना मुश्किल था। रोमैन अब ऐसा इंसान बन चुका था जिसका नाम पूरे कैरोस किंगडम में फैल चुका था। आखिर बैरन ने फैसला किया कि जब रॉडवेल एकेडमी से लौटेगा और रोमन अपनी नेशनल डिफेंस ड्यूटी पूरी कर लेगा, तभी दोनों के बीच उत्तराधिकारी बनने की असली लड़ाई शुरू होगी। कुछ दिन बाद वलहल्ला रैंकिंग टेम्पल का अधिकारी विलिस डिमिट्री टेरिटरी पहुंचता है। बैरन रोमेरो उसका स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि क्या वो टेम्पल से आया है। विलिस जवाब देता है कि हाँ, उसे खबर मिली है कि यहाँ कोई ऐसा इंसान है जो वलहल्ला रैंकिंग में जगह पाने लायक हो सकता है। पूरे को महाद्वीप में रैंकिंग में शामिल लोग सबसे ताकतवर योद्धाओं में गिने जाते थे। बैरन ने बताया कि रोमैन इस समय खदान में काम कर रहा है, इसलिए उसे एक दिन आराम करने देना बेहतर होगा। मुलाकात कल होगी। तब तक विलिस चाहे तो डिमिट्री टेरिटरी घूम सकता है। विलिस मुस्कुराकर हामी भर देता है। इसके बाद हंस उसे पूरे शहर की सैर कराने निकल पड़ता है। रास्ते में वो माइनिंग और ब्लैकस्मिथिंग के बारे में विस्तार से बताता चलता है। तभी अचानक कहीं से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में रोमैन के सामने सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई मोर्चे खुल चुके हैं। उत्तराधिकारी की जंग शुरू होने वाली है। पूरे महाद्वीप की रैंकिंग का अधिकारी उसकी ताकत पर नजर रख रहा है और दूसरी तरफ रोमैन अपना सबसे खतरनाक हथियार यानी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क भी तैयार कर रहा है। लेकिन तभी डिमिट्री टेरिटरी में कुछ ऐसा होने वाला है जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा। आखिर क्या हुआ था और रोमैन इस बार किस मुसीबत का सामना करेगा, ये सब हम देखेंगे अगले पार्ट में।